नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा धातु और अधातु का 6वां लेक्चर है और ये लेक्चर देखने के बाद प्यारे दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक्स को अब जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। मुझे पता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बच्चे भयभीत होने लगे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें पढ़ लें कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बन जाए। तो प्यारे दोस्तों डोंट वरी, मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही जल्द लाने वाला हूं, जिसे आप पढ़कर अच्छे से अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स डर रहे हों तो मैं उनके लिए बस यही बोलना चाहूँगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देंगे। मेरे दोस्त, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्योंकि क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। मैं इसी सुंदर लाइनों के साथ प्यारे दोस्तों आपको ये टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। हालांकि हमें इस वीडियो में पढ़ना है आयनिक यौगिक और उसके गुणधर्म, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा कि धातु एवं अधातु के बीच अभिक्रिया को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये टॉपिक से वो टॉपिक रिलेटेड है। यदि आप ये समझ गए तो उसको आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ में होगा प्यारे दोस्तों, सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको थोड़ा नया लगेगा प्यारे दोस्तों, नया नहीं है, मैं आपको आगे समझा दूंगा क्या है प्यारे दोस्तों। जैसे कि आपने कभी तत्वों को देखा होगा तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे मैं क्लोरीन की ही बात करूं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसमें प्यारे दोस्तों 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। तो जैसे ही कोई परमाणु होता है तो उसका केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं और उसके आसपास बहुत सारी कक्षाएँ संभव होती हैं। तो यही प्यारे दोस्तों दिया गया है कि इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करती हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है वो क्या करता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं आपस में तो क्या होता है, वो अक्रिय गैसों के साथ भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रयास करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों कि बाह्यतम कक्षा में वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा कि इधर कक्षाएं संभव हैं, तो बाह्यतम कक्षा में वो सभी परमाणु यही प्रयास करते हैं कि हमारे बाहरी वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैं इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाने के लिए यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है 17। अब यहाँ से देखिए, यदि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, और इसके देखेंगे तो 2, 8 और 7 होता है। अब यहाँ यदि देखा जाए तो ये जो लाइन लिखा है प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब सोडियम भी चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो और क्लोरीन भी चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ से देखा गया कि सोडियम के बाहरी कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना यदि क्लोरीन को दे दे तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होगा और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ 2, 8, 8 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर चार्ज आता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर गया तो क्या हो गया, ये Na जो था वो कैसा हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, और यही 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया तो ये कैसा बन गया, नेगेटिव। तो इसे बोला जाता है प्यारे दोस्तों, आगे मैं अभी बताऊंगा, Na प्लस और Cl माइनस जब पास में आकर यौगिक बनाते हैं तो इन्हें ही बोला जाता है आयनिक यौगिक। सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ भी है प्यारे दोस्तों। यहाँ जब Mg लेंगे, ध्यान से देखिएगा, Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12 और यहाँ क्लोरीन 2 ठो है, ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम बात करें Mg की तो यहाँ हो जाएगा 2, 8, 2 होगा, क्योंकि 8, 2, 10, 2, 12, और उसके बाद यहाँ होगा 2, 8, 7 और यहाँ हो जाएगा 2, 8, 7। अब आप देख सकते हैं
कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसे, तो इसके पास जब दोनों दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 और इन दोनों के पास हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 8 7, मतलब यहाँ हो जाएगा इस वाले के पास हो जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा इक्वल में लिख देता हूँ 2 8 8 और यहाँ हो जाएगा 2 8 8। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। इस वाले को यहाँ पे आप नहीं भी नोट कर सकते हैं तो क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक क्या है यहाँ देखते हैं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। यार दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन में जा रहा था। तो यहाँ दिया गया है सोडियम क्या था धातु और क्लोरीन क्या था अधातु। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और क्लोरीन में गया और जब पास लाए तो Na+ और Cl- को लाने पर क्या हुआ था NaCl का निर्माण हुआ था। यही यौगिक हमारा क्या कहलाता है आयनिक यौगिक। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं NaCl और MgCl2 आदि दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब हम लोगों ने आयनिक यौगिक को तो पढ़ लिया, अब उसके क्या क्या गुणधर्म हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति, यानी ऊपर से देखने पर आयनिक यौगिक कैसे होते हैं। तो कहा गया है धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक होते हैं प्यारे दोस्तों वो ठोस एवं कठोर होते हैं और इसीलिए प्यारे दोस्तों ऐसे यौगिक भंगुर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भंगुर का मतलब होता है दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं ये लोग। आपको पता होगा यदि आप खेतों में देखेंगे जिसे आप लोग ढेला बोलते हैं, यदि आप उसको फोड़ोगे तो क्या होता है चूर चूर हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे है प्यारे दोस्तों कि ऐसे यौगिक भंगुर होते हैं अर्थात दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब दूसरा गुण देख लेते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो यहाँ गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि सर गलनांक तथा क्वथनांक ऐसे यौगिकों का उच्च क्यों होता है। तो प्यारे दोस्तों मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनायन एवं ऋणायन क्या होता है मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल है उनको तोड़ने के लिए आपको क्या होगा अत्यधिक ऊर्जा या ताप की आवश्यकता होगी। तो जब अत्यधिक ऊर्जा एवं ताप की आवश्यकता होगी तो वहाँ क्या होगा गलनांक तथा क्वथनांक तो उच्च ही होगा ना। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट गुण बताता हूँ इसका। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आयनिक यौगिकों के नेक्स्ट गुण की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया घुलनशीलता। तो यहाँ दिया गया है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, यानी यदि आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाएगा तो वो घुल जाएंगे, पर जबकि केरोसिन पेट्रोल आदि द्रव में अघुलनशील होते हैं, यानी पेट्रोल और केरोसिन में ये लोग नहीं घुलते हैं। यहाँ दिया गया है विद्युत चालकता। अब प्यारे दोस्तों विद्युत चालकता जब आता है तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है ये इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों आपने सुचालक कुचालक के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे बोला जाता है सुचालक, और जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग कुचालक। तो यहाँ आप इस छोटे से टॉपिक से समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ में विद्युत के चालन के लिए, यानी यदि उसमें आप चाहते हैं कि विद्युत उसमें चले तो इनके आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। यानी उस पदार्थ में जितने भी आवेशित कण हैं उनको चलना यानी उनकी गतिशीलता आवश्यक होना चाहिए। यदि वे एक जगह बैठे रहें या एक कहीं आए जाए ना तो क्या होगा उनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु ये जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आई रिपीट प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, यहाँ पे ध्यान दीजिए विद्युत के कुचालक, परंतु ये जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैंने यहाँ क्यों कहा कि आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होगा प्यारे दोस्तों तो निश्चित है उनके जो आयन होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, पास पास होंगे। अब ये धनायन और ये ऋणायन है, आपको पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षण करते हैं। तो जब ये आयन एक दूसरे के पास पास होंगे तो मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होंगे। तो जब बंधे होंगे तो ये आयन क्या होगा, मतलब कि आसानी से गति
नहीं कर पाएगा। जब गतिशीलता ही नहीं रहेगी तो इनके अंदर विद्युत का चालन नहीं होगा। जैसे ही आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, इसके आयन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब इनके आयनों की गतिशीलता होने लगेगी तो विद्युत का चालन भी होने लगेगा। और प्यारे दोस्तों, सेम कंडीशन गलित अवस्था में भी होता है। जब आयनिक यौगिकों को गलाया जाता है तो उसमें भी उसके आयन फ्री हो जाते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, जिस वजह से जलीय विलयन में या गलित अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आज से प्यारे दोस्तों ये आपका धातु एवं अधातु चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा चैप्टर 4 शुरू किया जाए या फिजिक्स के पोर्शन को अब स्टार्ट कर दिया जाए। तो आपका राय ही हम मतलब अगले वीडियोज़ को बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।